सो जो भी हम यहाँ पे आज देखेंगे सभी को आप डायरेक्टली अपने कंपाइलर्स पे टाइप कर करके देखना है, रन करना है। सो गेट रेडी विद द नोट्स कॉपी, पुट डेट, सब्जेक्ट नेम, roll number section on the top of each page in the notes copy. So whenever you are required to send the notes copy, a scanned copy, you send me in partha.roy@bitdurg.ac.in। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स भेजना है तो उसी पर्टिकुलर फैकल्टी के ईमेल आईडी में भेजेंगे जो bitdurg.ac.in में है। So in the last class we had seen about सर your हाँ सर वो जो सर रिसर्च पेपर वाला है सर, वो जो बिटकॉइन में सर जो ग्रुप वालों को देना है उनको भी रजिस्टर करना है बिटकॉइन में। हाँ, ग्रुप मेंबर्स को भी रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि अगर तो उनको सर उसमें सर्टिफिकेट तो चाहिए तो, अगर सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट्स अगर चाहिए तो रजिस्टर करना पड़ेगा। सर तो उसमें जैसे हम लोग को तो बोले कि बिटशाइन वाले जो प्रोजेक्ट है उनको बिटकॉइन में के लिए आपको रेडी करना है करके, तो तो जितने एक ग्रुप के मेंबर उन सब हाँ उस सबको रजिस्टर करना है। हाँ, तो एक काम करो, सबसे बेस्ट है अपने मेंटर जो है ना उनसे एक बार बात कर लो। वो डिपार्टमेंट में बात कर लेंगे तो हो सकता है कि वेव ऑफ हो जाए, तो फायदा हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट दैट यू टॉक टू योर मेंटर हु इज गाइडिंग यू, तो ओके सर, ही कैन हेल्प। हाँ, थैंक यू। okay. So today we'll start with, we will continue with our discussion this pointer. So as I was telling earlier that this pointer is a constant pointer which point towards the currently active object। जो भी object currently active है मतलब the object which is calling the member, that member function। सिर्फ member function में this pointer रहता है, याद रखिएगा। This pointer only exists in non-static member functions। static member functions में this का कोई concept नहीं है। सिर्फ जो है नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस के अंदर में ही दिस पॉइंटर का एग्जिस्टेंस है। बिकॉज इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस में ही हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रेफरेंसेस कर सकते हैं। अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई रेफरेंस उसमें नहीं होता है, इसीलिए दिस पॉइंटर का एग्जिस्टेंस स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में अवेलेबल नहीं है। तो इट इज नॉट अवेलेबल इनसाइड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, it is only available inside non-static member functions, and this pointer is assigned the address of the currently active object। जिस ऑब्जेक्ट ने अभी फंक्शन को कॉल किया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस पॉइंटर को कंपाइलर अपने आप देता है। सो वी हैड सीन दिस ए पर्टिकुलर एग्जांपल रिलेटेड टू दैट इन द लास्ट लेक्चर। तो आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं। वी हैव आई हैव अपलोडेड द वीडियो, यू कैन सी द वीडियो इफ यू हैव फॉरगॉटन लेटर ऑन। So today हम जो है we will continue with our discussion related to how we observe the places where in the memory where the data gets stored. So you can observe here the memory structure when we are executing a program looks like this. Data segment is the part where the compiler stores the data part. Data part is the variables, constants, objects, उनका जो अंदर का कंटेंट है उसको स्टोर करने के लिए डेटा सेगमेंट इज यूज्ड, एंड कोड सेगमेंट इज यूज्ड टू स्टोर द कोडिंग पार्ट, दैट इज द फंक्शन कोड। द मेंबर फंक्शंस कोड विल बी स्टोर्ड इन कोड सेगमेंट। इस टाइप का जो है सेगमेंटेशन किया जाता है। मेमोरी सेगमेंटेशन में आपने शायद पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, या पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे। तो जो सेगमेंटेशन होता है दिट इज मेंट फॉर मेंटेनिंग द बाउंड्रीज इन विच द वर्किंग हैज टू बी डन। So when we are assigned, when the program starts, a particular set of memory space is assigned to the program within which only the program can work. When the program is working, it actually creates some segment of the memory as makes some segment of the memory as data segment and some part of the memory as code segment. So in the data segment, the data is stored, that is variables, constants, and objects. And code segment is the place where the coding of the functions, member functions are stored. So in data segment, there are three categories. One is stack, another is heap, another is data section. So in stack, we have the automatic variables and objects.
So automatic variables and objects are those which are created when a particular scope gets activated, and they are automatically destroyed or the memory is freed when the scope gets closed. तो स्कोप कैसे समझ में आएगा? करली ब्रैकेट जहां ओपन हो रहा है वो स्कोप ओपन हो रहा है, करली ब्रैकेट जहां क्लोज हो रहा है वो स्कोप क्लोज हो रहा है। एंड ये स्कोप कहाँ का, किस स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं? हम फंक्शन के स्कोप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट मेन फंक्शन में जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है वो मेन का स्कोप होता है। वैसे ही अगर आपने एक दूसरा कोई फंक्शन बनाया है F1, उसमें करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे तो वो F1 का जो है बोलना चाहिए बाउंड्री होता है, बाउंड्री बन जाता है। मेमोरी एरिया उसके लिए असाइन होता है, उस पर्टिकुलर स्कोप, उसको स्कोप कहा जाता है। तो उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर में अगर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो दोज वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ऑटोमेटिक आर कमिंग अंडर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का मतलब क्या होता है कि जैसे ही स्कोप एक्टिवेट होगा तो वो अलाइव हो जाते हैं, जैसे ही स्कोप डीएक्टिवेट होता है मतलब एंड होता है तो वेरिएबल्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक। सो एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको इसमें बता रहा हूँ। विल जस्ट शो यू द कोड विंडो। तो सिंपल से एक एग्जांपल है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड nio.h, void f1 integer n equal to 100 out /n m /n m, and inside void main scalar str @ch, and inside यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल से a f1 कॉल किया a के साथ। ठीक। अब इसको बहुत सिंपली ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सिंपल सा कोड है, यू कैन ऑब्जर्व हियर। आप कोड को देखते ही आपको एनालिसिस दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोड क्या मतलब क्या निकल रहा है कोड का। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे void f1 करके ये जो बनाया गया है दिस इज अ फंक्शन। ठीक। void f1 इज अ फंक्शन एंड देयर आर टू फंक्शंस हियर, अनदर फंक्शन इज मेन। अब इसमें f1 फंक्शन जो है, f1 फंक्शन का करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में आप जो भी डिक्लेरेशंस कर रहे हैं दैट इज द लोकल स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। f1 का वो लोकल स्कोप है। सो यहाँ पे जो इंटीजर वेरिएबल n आपने डिक्लेयर किया है ये भी लोकल स्कोप में आएगा। यहाँ पे मैं एक और ग्लोबल स्कोप में एक z करके वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे भी एक्सेस कर पाएंगे। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्कोप्स का। सो यहाँ पे we can observe that the curly brackets open close represents the boundary of function f1. So inside that if we declare anything that becomes the local variable of that particular function. तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल बन गया। लोकल वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करके कोई बताएगा कितने सारे लोकल वेरिएबल्स बने हैं यहाँ पे f1 के अंदर में? सर m n एंड m, देखिए n और m दो लोकल वेरिएबल्स बने हैं। n भी जो है, जो इनपुट आर्गुमेंट में n लिखा है दिस इज ऑल्सो ए लोकल वेरिएबल फॉर f1, और m जो है वो भी लोकल वेरिएबल है फॉर f1। तो ये दोनों जो है वो स्टैक के अंदर बनेंगे। ये दोनों वेरिएबल जो है वो स्टैक मेमोरी स्पेस में बनेंगे, जो अभी मैंने स्लाइड में बताया था। अब ऑब्जर्व करके बताइए मेन में कितने सारे लोकल वेरिएबल्स हैं मेन के अंदर के स्कोप में? 2 सर। एक ही है a जो है, ठीक है। ठीक, इंट a जो है वो दैट इज अ लोकल वेरिएबल फॉर मेन। तो मेन का जो स्टैक होगा, जो प्रोग्राम का जो स्टैक है उसमें
मेन के नाम पे भी जो है एक लोकल वेरिएबल बनेगा। ठीक, तो F1 का लोकल वेरिएबल्स n और m बनेंगे, मेन का लोकल वेरिएबल्स a बनेगा, लोकल वेरिएबल a बनेगा। और z कहाँ पे बनेगा? z जो है वो इट इज नॉट ए लोकल वेरिएबल, इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो डेटा पार्ट में बनता है, डेटा सेक्शन में बनता है एक्चुअली। सो ग्लोबल वेरिएबल का खासियत क्या होता है? इट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, कहीं से भी आप एक्सेस कर लीजिए, यहाँ से एक्सेस कीजिए, जैसे अपन ने F1 से एक्सेस किया उसको, मेन से एक्सेस कर लिया, मतलब अलग अलग स्कोप से। देखिए मेन का स्कोप अलग है, F1 का स्कोप अलग है, मेन का स्कोप अलग है, दोनों अलग अलग स्कोप्स हैं। हम F1 के अंदर बैठे बैठे, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, F1 के अंदर बैठे बैठे मैं ए को एक्सेस नहीं कर सकता, इसमें दिस इज एन एरर स्टेटमेंट, ये एरर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे मेन के अंदर बैठे बैठे हम जो है एन और एम को एक्सेस नहीं कर सकते, ये भी एरर है, ये भी एरर स्टेटमेंट है। ठीक, तो ए को हम क्यों नहीं एक्सेस कर सकते F1 के अंदर से? बिकॉज ए जो है F1 के स्कोप के बाहर है। कहाँ पे है? मेन के स्कोप के अंदर में। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये एन और एम को हम एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम मेन फंक्शन, बिकॉज द सिंपल रीजन इज दैट एन एंड एम डू नॉट बिलोंग टू द लोकल स्कोप ऑफ मेन, दे बिलोंग टू द लोकल स्कोप ऑफ F1। सो इसमें भी एरर मिलेगा और इसमें भी एरर मिलेगा। ठीक, लेकिन ये Z को यूज करते वक्त एरर क्यों नहीं मिल रहा है? Z को यूज करते वक्त एरर इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट लाइंग इन द लोकल स्कोप्स। लोकल स्कोप में वो लाई नहीं कर रहा, मतलब स्टैक के अंदर नहीं है ये ग्लोबल स्कोप में कहीं पे है। ठीक है, Z जो है वो ग्लोबल स्कोप में है, इसीलिए वो F1 के अंदर से भी एक्सेस हो रहा है और मेन के अंदर से भी एक्सेस हो रहा है। ठीक, तो दिस इज अ वेरी सिंपल रीजन, सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि uh, जो है स्टैक में क्या होगा और डेटा सेक्शन में क्या होगा। ठीक, अभी मैं इसको प्रेजेंटेशन में जा रहा हूँ। सो इस स्लाइड को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो स्टैक में हमने देखा है कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास बोलते हैं जो भी वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को कौन से वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स बिलोंग करेंगे? जो लोकली डिक्लेयर्ड है, जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है या तो इनपुट आर्गुमेंट में डिक्लेयर्ड है। so that those variables and objects belong to local या ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का मतलब क्या होता है? जैसी स्कोप खुलेगा तो वो वेरिएबल्स बनते हैं, जैसी स्कोप बंद हो जाएगा वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो स्टैक जो होता है वो उसमें लोकल वेरिएबल्स को रखा जाता है। तो इसका मतलब जैसे F1 एक्टिवेट होगा तो F1 के अंदर का जो स्टैक है वो एक्टिवेट होगा, जब मेन एक्टिवेट होगा तो मेन के अंदर का स्टैक एक्टिवेट होगा। अगर मेन खत्म हो जाता है तो उसका स्टैक डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। वैसे ही अगर F1 खत्म हो जाता है तो F1 का स्टैक डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। सो एट ए टाइम, क्योंकि हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग तो कर नहीं रहे, हम लोग सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसका मतलब एट ए टाइम कोई एक चीज एक्टिवेट होगा। आप ऑब्जर्व करेंगे मेन के अंदर से जो आपने F1 फंक्शन को कॉल किया था वो मेन को जो है सस्पेंड करके F1 के स्कोप में जाता है, F1 के स्कोप में जाके F1 को एग्जीक्यूट करके वापस मेन के स्कोप में आता है। तो एट ए टाइम एक ही स्कोप जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। तो जो भी स्कोप एक्टिवेटेड रहेगा उसका स्टैक एक्टिवेटेड होता है, और जो है वो वेरिएबल जो है वो स्टैक के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक, डेटा सेक्शन में जो है वो स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है। तो डेटा सेक्शन वाला पार्ट में जैसे अपन ने अभी देखा था इंट z, so int z will be stored in the data section which is the global space that is accessible to everyone or every place, that is कोड सेगमेंट में बहुत एक्सेसिबल होता है वो बहुत आसानी से। ठीक, हीप स्पेस क्या होता है? हीप स्पेस एक स्पेशल स्पेस होता है, ये तब यूज होता है जब न्यू ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं या मेलॉक ऑपरेटर हमने यूज किया होगा, मेलॉक फंक्शन यूज किया होगा सी में। सी प्लस प्लस में हम देखेंगे न्यू ऑपरेटर के बारे में। तो व्हेन वी यूज न्यू ऑपरेटर वी आर एक्चुअली एलोकेटिंग न्यू मेमोरी स्पेस। देखिए जो मेमोरी स्पेसेस हैं वो तो फिक्स्ड हैं, लेकिन एलोकेशन और डी एलोकेशन मेन चीज होता है। अगर एलोकेशन हो रहा है मतलब हमको मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो रहा है फॉर यूसेज। सो हीप स्पेस एक ऐसा स्पेस है दैट इज अ वेरिएबल स्पेस, मतलब उसका जो उसमें जो है एलोकेशन और डी एलोकेशन हम डायनेमिकली कर सकते हैं।
मतलब हीप स्पेस एक्टिवेट कब होता है, जब हम रन टाइम में मेमोरी स्पेसेस को एलोकेट करना शुरू करते हैं या डी एलोकेट करना शुरू करते हैं। तो जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं जो स्टैक में बनता है उसको हम लोग रन टाइम में एक्सेस, मतलब रन टाइम में इसको हटा नहीं सकते, बना नहीं सकते। ये कंपाइल टाइम में बनता है, स्टैक वाला और डेटा सेक्शन वाला। लेकिन हीप वाला जो सेक्शन होता है, इसमें जो मेमोरी स्पेस अवेलेबल होता है वो रन टाइम में अवेलेबल होता है। तो जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो आप उसको एलोकेट कर सकते हैं और डी एलोकेट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो जो चीज न्यू ऑपरेटर से एलोकेट हुआ है वही डी एलोकेट हो सकता है। तो डिलीट ऑपरेटर से हम लोग उसको डी एलोकेट करते हैं। ठीक। सो ये तीन कैटेगरी है डेटा स्टोरेज का, डेटा जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट जो होता है डेटा मैनेजमेंट का। एक स्टैक पे मेंटेन होता है, स्टैक मतलब लोकल वेरिएबल्स या ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। हीप मतलब डायनेमिक वेरिएबल्स जो डायनेमिक मेमोरी स्पेस जो रन टाइम में एक्सेस हो रहा है। और डेटा सेक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए रहता है। ठीक। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यूज में कभी कभी पूछते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कोड सेगमेंट जो है बहुत आसान है। कोड सेगमेंट जो है वो तो प्रोग्राम कोड को रखने के लिए रहेगा। जैसे जब भी फंक्शन, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल में देखा था F1 एक फंक्शन बना है और मेन एक फंक्शन बना है। तो F1 का कोड प्रोग्राम कोड एरिया में रहेगा, कोड सेगमेंट में रहेगा। F1 मेन का भी जो प्रोग्राम कोड है वो कोड सेगमेंट में ही रहेगा। तो कोड सेगमेंट एक कॉमन जगह होता है जहां पे जितने भी फंक्शंस हम बनाएं, सभी फंक्शंस के कोडिंग कोडिंग वाला पार्ट जो होता है वो प्रोग्राम कोड सेगमेंट के अंदर स्टोर होता है। ठीक। सो इसको रिमेंबर करके रखना है, याद रखिएगा। डेटा सेगमेंट क्या होता है और कोड सेगमेंट क्या होता है तो याद रखना है। डेटा सेगमेंट में स्टैक, हीप और डेटा सेक्शन होता है। इनका काम, इनका जो यूटिलिटी है उसको भी ध्यान रखिएगा। स्टैक जो है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के लिए है, इसका मतलब लोकल वेरिएबल्स के लिए जो फंक्शन के अंदर बनते हैं और इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर बनते हैं। हीप जो है वो रन टाइम में एलोकेशन के लिए होता है, रन टाइम में अगर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, डेली एलोकेट कर रहे हैं। डेटा सेक्शन जो है वो ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए होता है, दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द एंटायर कोड सेगमेंट, थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। और कोड सेगमेंट में जो है वो फंक्शंस के कोडिंग को रखा जाता है, फंक्शंस के कोडिंग को रखा जाता है। आप कितने भी फंक्शंस बनाइए सबका कोडिंग जो है वो कोड सेगमेंट में एक जगह पे रखा जाता है। So this is about the basic idea behind the memory structure. So as I was discussing earlier कि हम लोग स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या मेंबर्स बना सकते हैं। सो उसका एक छोटा सा एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, एग्जांपल को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करके देखना है कि क्लास ए बन रहा है। ठीक। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ऑब्जर्व करेंगे क्लास ए लिखा है, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, क्लोज यहाँ पे नीचे में आ रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा है। तो एंटायर ये क्लास का डेफिनेशन है। ठीक। ये पूरा पूरा क्लास के अंदर का कोड है। ठीक। कहीं किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछिएगा। सो inside class A, observe that we have declared a static variable int s. तो static ये क्या हो गया? This is a static data member. int s is a static data member. ठीक है, इट इज ए स्टैटिक डेटा मेंबर या क्लास मेंबर इसको बोलना चाहिए। स्टैटिक क्लास मेंबर है ये। स्टैटिक जो मेंबर होता है वो हमेशा क्लास मेंबर कहलाता है, क्योंकि हम इसको जो है इंस्टेंस मेंबर कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर में नहीं बनता है, ये कॉमन एक जगह पे बनता है। कहाँ पे बनता है? देखिए यहाँ पे बनता है, डेटा सेक्शन में बनेगा। ठीक है, इट इज क्रिएटेड इन द डेटा सेक्शन। सो यहाँ पे इंट स्टैटिक इंट एस कहाँ पे बनेगा? इट विल बी क्रिएटेड इनसाइड द डेटा सेक्शन, इस जगह पे बनेगा। ठीक। इंट एन जो है वो क्लास ए का लोकल जो है वेरिएबल है। तो इंट एन कहाँ बनेगा? इंट एन विल बी क्रिएटेड इनसाइड द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब क्लास ए का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर में इंट एन बनेगा। सो जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ना, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर तो कहीं करना पड़ेगा। सो द फंक्शन इन विच वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, वो कहाँ बनेगा? स्टैक में बनेगा। ठीक। सो जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो स्टैक में बनेगा। ठीक। अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना है, कोड सिर्फ अभी क्लास का कोडिंग चल रहा है। तो इंट एन जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगा, इंट एस जो है वो डेटा सेक्शन के अंदर बनेगा। ठीक है, नॉट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। पब्लिक करके मेंबर फंक्शन हम बना रहे हैं वॉइड फिल। सो वॉइड फिल फंक्शन जो है इसका कोड कहाँ बनेगा?
वॉइड फिल का कोड किधर बनेगा? इट विल बी क्रिएटेड इनसाइड कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट के अंदर वो बनेगा। और शो फंक्शन का कोड कहाँ बनेगा? अगेन इट इज ए इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, सो ये जो है प्रोग्राम कोड के अंदर ही बनेगा। स्टैटिक वॉइड टेस्ट, स्टैटिक वॉइड टेस्ट जो है उस वो जो है इट इज ए, देखिए इसमें स्टैटिक लिखा है, मतलब टेस्ट फंक्शन जो है वो क्लास मेंबर फंक्शन है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन, इट इज ए क्लास मेंबर फंक्शन। वो क्लास का मेंबर कहलाएगा क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड यूज हो रहा है। और स्टैटिक कीवर्ड यूज होने के कारण जो है ये इसका कोड जो है, याद रखिएगा प्रोग्राम सेगमेंट कोड सेगमेंट में ही रहेगा, इसका कोड जो है कोड सेगमेंट में रहेगा, लेकिन ये सिर्फ डेटा सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, वॉइड फिल जो हम बना रहे हैं, इट इज ए नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, दैट इज इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। इसका कोड जो है वो प्रोग्राम ये जो कोड सेगमेंट के अंदर ही बनेगा। वॉइड शो फंक्शन है, इसका भी कोड जो है वो कोड सेगमेंट के अंदर ही स्टोर होगा। वॉइड टेस्ट फंक्शन जो है, इसका भी कोड जो है वो कोड सेगमेंट में ही सेव स्टोर होगा। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। void fill, it is a non-static member function, so it is an instance member function। so ये instance member function है, इसका मतलब fill function जो है वो केवल ये fill function जो है वो डेटा सेक्शन और स्टैक ये दोनों को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, डेटा सेक्शन, स्टैक और हीप ये तीनों को एक्सेस कर पाएगा। ठीक, सो फिल फंक्शन जो है याद रखिएगा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होने के कारण इसको जो है तीनों सेगमेंट्स पे इसका कंट्रोल रहेगा। तीनों सेगमेंट्स पे स्टैक, हीप और डेटा सेक्शन, ये तीनों जगह पे जो है ये इसका एक्सेस रहेगा। शो फंक्शन, शो फंक्शन ऑल्सो इज ए member function, that is instance member function, so show function also will have access to stack, heap and data section. Observe static void test. Static void test is not an instance member function. It is a class member function. So it will have only limited access to the data section. Data section that too only to static variables. वो भी कौन से स्टैटिक वेरिएबल्स? जो क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। इसका मतलब ये जो टेस्ट फंक्शन है वो एस को ही एक्सेस कर सकता है, एन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक, अभी जो मैंने समझाया है क्लियर है? इसके इसमें किसी को डाउट है क्या? इज इट? सर स्टैटिक का एक बार फिर से बताना था। चलिए मैं फिर से एक बार इसको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लास ए हमने बनाया है, क्लास ए का स्कोप है ये कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। दिस इज द स्कोप ऑफ क्लास ए। Inside class A, we have defined static int s. So as soon as we define static int s, it is a variable which is declared inside class A. So वो class A का member बन चुका है। class A का member है लेकिन ये static है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? class data member। class का data member है ये। It is not object या instance data member नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये instance के अंदर नहीं बनेगा, ये किसी एक अलग जगह पे बनता है। कहाँ पे बनता है? ऑब्जर्व करेंगे किधर बनेगा। स्टैटिक इंट एस कहाँ बनेगा? स्टैक ये डेटा सेक्शन में बनेगा। तो डेटा सेक्शन में स्टैटिक इंट एस बनेगा, डेटा सेक्शन के अंदर में स्टैटिक इंट एस बनेगा। इंट एन जो लिखा है इसी से ये नॉन स्टैटिक है, इसका मतलब ये जो है कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगा। इंस्टेंस डेटा मेंबर है ये, इंस्टेंस डेटा मेंबर। सो इंट एन इज एन इंस्टेंस डेटा मेंबर, so it will be created inside object। तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा वो कहाँ बनेगा? the object will be created inside stack। ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो स्टैक में बनेगा और उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर में जो है वो n करके बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर में जो है वो n करके बनेगा। so दोनों का फर्क ध्यान में रखना है। स्टैटिक इंट एस कहाँ बनेगा? डेटा सेक्शन में बनेगा। और इंट n कहाँ बनेगा? स्टैक में बनेगा। जहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर बनेगा। ठीक है, सो स्टैटिक इंट एस ऑब्जेक्ट बनने का वेट नहीं करेगा। इट विल नॉट वेट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। वो जो है सीधे सीधे जाएगा डेटा सेक्शन में बन जाएगा, जाके एग्जिस्ट करने लगेगा। इंट एन जो है वो वेट करेगा जब तक ऑब्जेक्ट बन नहीं जाता, क्योंकि इंट एन का एग्जिस्टेंस तभी क्रिएट होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर में ये बनेगा। इंट एन विल बी क्रिएटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट।
ठीक। एंड सिमिलर सर हाँ सर वो जो नॉन स्टैटिक फिल फंक्शन है हाँ वो एक्सेस कर सकता है ना int s को? हाँ, जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं वो स्टैक, हीप, डेटा सेक्शन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो फुल एक्सेसिबिलिटी होता है। लेकिन स्टैटिक वॉइड टेस्ट, इसका एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा किस पे? ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर पाएगा, ओनली स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोड में ऑब्जर्व करेंगे, देखिए कोडिंग को ऑब्जर्व करिए। फिल का कोडिंग में लिखा है सीन एन, ये तो नॉर्मल हो गया। शो का कोडिंग को ऑब्जर्व करिए, सी आउट लिखा है दिस एरोमार्क एस। दिस एरोमार्क एस जो है ये जो है एक्चुअली दिस एरोमार्क एस नहीं लिखना है, इसको एस करके लिखना है। वो एक्सेसिबल है, शो के अंदर में एस एक्सेसिबल है, शो के अंदर में एन एक्सेसिबल है। टेस्ट के अंदर में ऑब्जर्व करेंगे एस एक्सेसिबल जो है, सॉरी एस एक्सेसिबल है, देखिए ये कोड में देखिएगा टेस्ट के अंदर में एस जो है वो एक्सेसिबल है, लेकिन एन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, इसमें एरर आएगा। ठीक, क्योंकि स्टैटिक जो है वॉइड टेस्ट, स्टैटिक वॉइड टेस्ट कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स, वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। एन इज ए नॉन स्टैटिक मेंबर, सो एन को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन शो फंक्शन और फिल फंक्शन दोनों जो है एस को और एन को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट में ऑब्जर्व करिए, जहां पे लिखा है जब क्लास का कोडिंग खत्म हो गया, क्लास का करली ब्रैकेट्स क्लोज हो चुका है, सेमीकोलन लग चुका है, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे क्या लिखा है, इंट कैपिटल ए डबल कोलन एस इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वेनेवर, रिमेंबर, ए पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है कि वेनेवर वी क्रिएट अ स्टैटिक मेंबर इनसाइड ए क्लास, whenever we create a static data member inside a class, we have to initialize it, we have to initialize it immediately after the definition of the class. We have to initialize it immediately after the definition of the class. So here we can observe that int static int s is a static member of class A, so it has to be initialized after the definition of the class completes. So यहाँ पे class A का curly bracket close यहाँ पे हुआ है, semicolon लगा है, इसके बाद में we have to initialize it. तो क्लास का जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है उसको इनिशियलाइज करने का क्या तरीका होता है? वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इंट एस है तो वी हैव टू स्पेसिफाई इंट, देन एक स्पेस लगेगा, उसके बाद वी हैव टू मेंशन द क्लास नेम, टू मेंशन द क्लास नेम, तो यहाँ पे क्लास नेम इज ए, देन वी हैव टू मेंशन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, scope resolution operator, that is double colon, double colon is the scope resolution operator। उसके बाद लिखना है the static data member का नाम s, s is the name of the static data member। इसके बाद आप सीधे सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, अगर सीधे सेमीकोलन लगा देते हैं तो s का वैल्यू 0 में सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें कोई एक वैल्यू देना उसको इनिशियल वैल्यू, तो s इक्वल टू करके वैल्यू दे सकते हैं। एस इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, अगर नहीं भी लिखता तो भी वो 0 में सेट हो जाता। ठीक, दिस स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी है? बिकॉज द एस जो है वो स्टैटिक डेटा मेंबर है ऑफ क्लास ए, सो इट हैज टू बी इनिशियलाइज्ड आफ्टर वी कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ क्लास ए, इट हैज टू बी इनिशियलाइज्ड। और इनिशियलाइजेशन करने का क्या तरीका है? उसका डेटा टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्टैटिक डेटा मेंबर, सेमीकोलन करने से 0 में सेट हो जाएगा, इक्वल टू करके वैल्यू देने से वो वैल्यू उस पे सेट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। एनीबडी हैज एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर? सर ये स्टेटमेंट क्लास के बाहर होता है, मेन हाँ, में नहीं हो सकता ना, नहीं। वॉइड मेन के अंदर? नहीं, क्लास के डेफिनेशन के बाहर देना पड़ेगा आपको इसको। ओके सर। और एक्चुअली क्या होता है, जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे ना, उसके पहले ये चीज हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कंपाइलेशन में एरर आ जाता है। ठीक, सो हम लोग क्या करते हैं, फॉर प्रिकॉशन सेक हम क्या करते हैं, इमीडिएटली क्लास के बाहर उसको लिख देते हैं जिससे कि गलती ना हो।
ठीक। सो होपफुली यू अंडरस्टूड द प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को जो है, जो एक्चुअल वे में जैसे हम इसको रन करके देखेंगे वो कैसे दिखेगा उसको मैं बता रहा हूँ। कि क्लास से लिखा है स्टैटिक इंट एस है, इंट एन है, पब्लिक वॉइड फिल है, पब्लिक शो है, वॉइड शो टेस्ट करके जो है बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें अब मैं जस्ट मैं डायरेक्टली कोडिंग में पहुंच जाता हूँ। कोडिंग पहुंचने से आपको जो है ज़्यादा आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं आई विल गो टू द कोडिंग विंडो। ओके। ठीक। सो यहाँ पे क्लीन अप द कोड फर्स्ट। क्लास ए बनाते हैं। ठीक, आप लोग साथ साथ टाइप कर सकते हैं। इंट मर्जी से बना लेते हैं। इंट ए बनाते हैं। इंट से डेटा मेंबर बना रहा हूँ मैं, इसको D1 करके बना देता हूँ डेटा मेंबर। एंड स्टैटिक इंट D2। So we have two data members. One is an instance data member, and second is a static data member. So D1 is an instance data member, and D2 is a class data member. ठीक। सो D1 जो है वो इंस्टेंस डेटा मेंबर है। ये कहाँ पे बनेगा? इनसाइड ऑब्जेक्ट इन स्टैक, स्टैक वाले स्पेस में बनेगा। और D2 कहाँ बनेगा? इनसाइड डेटा सेक्शन। ठीक है, इनसाइड डेटा सेक्शन ये बनेगा। देखिए दोनों का जगह अलग है, यहाँ पे बनेगा। पब्लिक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, void fill। तो वी वांट टू फिल द डेटा, सो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल आई ले लेता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, फिल फंक्शन इज ए नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो जाएगा। विल बी नोन एज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन या इंस्टेंस मेंबर मेथड। फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं। सो void fill will be instance member function। इससे मतलब ये कहाँ बनेगा? इधर बनना चाहिए। फिल फंक्शन कहाँ बनेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? फिल फंक्शन कहाँ बनेगा? कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट। करेक्ट, करेक्ट, 100% करेक्ट। कोड सेगमेंट में बनेगा। इसमें जो आई है वो कहाँ बनेगा? आई जो है वो किधर बनेगा? डेटा सेगमेंट में। डेटा सेगमेंट में कहाँ पे बनेगा? स्टैक में, हीप में? स्टैक में बनेगा। स्टैक। स्टैक में बनेगा। Stack। ठीक। सो अब फिल फंक्शन को हम बना रहे हैं। सो यहाँ पे मैं फिल फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं D1 को सेट कर रहा हूँ। D1 इक्वल टू आई कर देते हैं। D1 का वैल्यू सेट हो गया। ठीक। वॉइड शो कर रहे हैं, आउट कराते हैं बैकस्लैश n। D1 इक्वल टू D1 का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। सी आउट में कंटिन्यूटी में दे देता हूँ बैकस्लैश n। D2 इक्वल टू D2 का वैल्यू। D1 और D2 का वैल्यू दोनों को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। स्टैटिक वॉइड F1, F1 फंक्शन को स्टैटिक बना रहे हैं। F1 फंक्शन के अंदर से हम कोशिश कर रहे हैं सी आउट कराने का। सेम स्टेटमेंट को मैं कर रहा हूँ। आई विल कॉपी दिस कोड।
सो यहाँ पे कोड को मैं थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एरर जो है मुझे बताना है, एरर आएगा। ठीक, D1 और D2 को अलग अलग प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पे भी D1 D2 अलग अलग प्रिंट हो जाएगा। इसको भी अलग अलग स्टेटमेंट बना देते हैं, तो इट शुड लुक सिमिलर। चलिए, ठीक। सो ये पूरे कोड को ऑब्जर्व करके देखिए, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ऑब्जर्व करना है। D1 एक इंस्टेंस डेटा मेंबर बन गया, D2 जो है वो क्लास डेटा मेंबर बन गया। D1 एक्सेस हो रहा है इनसाइड फिल फंक्शन, D1 D2 दोनों एक्सेस हो रहा है फ्रॉम शो फंक्शन। F1 फंक्शन में D1 एक्सेस करने का कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसमें एरर आएगा। D2 एक्सेस हो सकता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए एरर आ गया है, मेंबर D1 कैनॉट बी यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। एरर समझ में आ रहा है? मेंबर D1 कैनॉट बी यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इसमें जो है ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्यों वो यहाँ पे पूछ रहा है? वो बिना ऑब्जेक्ट के आप D1 को यूज क्यों नहीं कर सकते? जैसे अभी मैंने बताया कि D1 कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। और स्टैटिक कब बन जाता है? ऑब्जेक्ट नहीं भी बने तो भी बन जाता है। ये प्रॉपर्टी है स्टैटिक का। तो स्टैटिक का क्या प्रॉपर्टी होता है? ऑब्जेक्ट बने ना बने वो जरूर बन जाएगा। लेकिन डेटा मेंबर, जो इंस्टेंस डेटा मेंबर होता है ना, वो तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो D1 को हम यहां से एक्सेस इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टैटिक जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के बन जाता है। तो F1 जो है बिना ऑब्जेक्ट के बन जाएगा, इसीलिए कंपाइलर बोल रहा है कि D1 नहीं बन पाएगा, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दिस पर्टिकुलर कोड इज एन एरर। ठीक, सो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैनॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, तो दिस इज द कोड दैट आई वाज टेलिंग यू। अब इसको जो है हम टेस्ट करके देख सकते हैं। बाकी का टेस्टिंग आप लोग करके देख सकते हैं। जैसे आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लीजिए OB, तो OB1 एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, OB1 डॉट फिल करते हैं, 100 दे देते हैं। OB1 डॉट शो, ठीक है। एंड अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अपन ने एक चीज मिस कर गए, स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना था। तो यहाँ पे स्टैटिक डेटा मेंबर अपना क्या है? D1 D2 है, स्टैटिक इन D2, तो उसको इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है। सो जैसे अब मैं अगर इसको जैसे इनिशियलाइज नहीं करता हूँ और मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, से सी ऑब्जर्व, कहाँ गया? एक इसमें एरर आया, अनडिफाइंड सिंबल A::D2। A::D2 जो है अनडिफाइंड है बोल रहा है, डिफाइन नहीं किया गया इसको। तो डिफाइन कैसे करना है इसको? इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई लिंकर एरर आया इसमें, कंपाइलेशन में एरर नहीं आ रहा था, लिंकिंग एरर आ रहा था, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंट उसका डेटा टाइप है, क्लास ए के अंदर में डिक्लेयर्ड है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे, D2 उसका नाम है और सेमीकोलन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा? D2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो D2 विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0। अब इसको मैं अगर रन करूं, ये रन हो जाएगा, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कंट्रोल F9, रन हो रहा है, ये मतलब कंपाइल हो जा रहा है सक्सेसफुली। मेन्यू एक्सेस नहीं हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब हमको D2 को एक्सेस करना है, अब यहाँ पे D2 को कैसे एक्सेस करेंगे? जैसे हम D2 को एक्सेस करना चाहते हैं, हम उसका वैल्यू को देखना चाहते हैं, D2 का वैल्यू देखना है, तो क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर D2। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सिंटैक्स है क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड स्टैटिक, ठीक है। तो क्लास नेम
scope resolution operator D2. So class name is A, scope resolution operator double colon, then D2 is the static member. इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा हैंग हो गया है, ठीक है। तो चलिए कोड तो जो है आप लोग इसको एक बार कोडिंग को करके इसको रन करके जरूर देखना है। जो अभी मैंने कोड लिखा है वो मोस्ट ऑफली आपने सब लोग ने लिख लिया होगा। ये मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है, तो यू कैन नोट डाउन वट एवर द कोड इज देयर। इस कोड में किसी को कोई डाउट है क्या, अभी जो कोड विजिबल है? सर स्टैटिक वेरिएबल को क्लास में इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्या? क्लास के अंदर नहीं होता, क्लास के अंदर नहीं होगा, क्लास के बाहर ही होगा, ठीक है। सर जैसे ग्लोबल वेरिएबल एक इनिशियलाइज करेंगे और क्लास के अंदर का जो क्लास डेटा वेरिएबल है वो सेम नाम के होंगे, तो उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे ना? हमेशा जो लोकल वेरिएबल होता है ना उसको प्रेफरेंस सबसे ऊपर मिलता है, तो लोकल वेरिएबल इज गिवन हाईएस्ट प्रेफरेंस। तो क्लास के अंदर में सोच लीजिए इंट ए आपने बनाया है और ग्लोबल में इंट ए है, तो वो जो क्लास के अंदर में जो इंट है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो सर अगर मेरे को ग्लोबल वाला एक्सेस करना है और लोकल वाला नहीं करना है तो फिर? तो विदाउट क्लास नेम डबल कोलन लिख के अगर लिखेंगे ग्लोबल वेरिएबल का नाम तो एक्सेस हो जाएगा। ओके। विदाउट क्लास नेम, जैसे ए डबल कोलन लिख रहे हैं ना, तो ए को हटा दो, डबल कोलन D1 लिख दोगे तो वो ग्लोबल वाले D1 को एक्सेस करेगा। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, मेरा कोड एक्सेसिबल नहीं हो रहा था, हैंग हो गया मेरा कोड, चलो कोई बात नहीं। सो होपफुली आज जो अपन ने देखा है, मैं एक बार फिर से आपको प्रेजेंटेशन वाला स्लाइड दिखा देता हूँ। सो ये पर्टिकुलर कोड को जो है मैं अभी जो इसका वीडियो बन रहा है, आई विल मेक इट अवेलेबल। सो आप इस चाहे तो इस कोड को भी लिख सकते हैं, या तो मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद का कोड लिखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। So I will stop now. Thank you very much.